हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। अब कहाँ पे करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उनका डिस्कशन भी होता है। अब ये जो 2 क्वेश्चंस होते हैं ये GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्यूएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। ठीक है, तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें भी हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन बिलोंग करते हैं GS 1 से। एक क्वेश्चन हमने हिस्ट्री से लिया है और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है ज्योग्राफी से। तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेकेंड सेगमेंट स्टार्ट होगा जिसमें एक लर्नर की आंसर शीट को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका पर्पस क्या है? ताकि आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चल जाए और वो भी चीज़ पता चल जाए कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बाकी के लोग कर रहे हैं जिनसे आपको बचना है। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो भाई देखिए, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द कॉजेटिव फैक्टर्स दैट लेड टू राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस दे वर डिफरेंट फ्रॉम वैदिक पीरियड ट्रेडिशंस। तो देखिए, जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए, और ये क्वेश्चन इसीलिए आपसे पूछा गया है। और देखिए इसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। क्या पूछा गया है कि राइज ऑफ बुद्धिज्म 6th सेंचुरी BC, जैनिज्म बुद्धिज्म का राइज होता है, तो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उनका राइज आपको देखने को मिलता है। तो ये क्लियर कट आपसे पूछा गया है और आई डोंट थिंक कि किसी को इस पार्ट को समझने में दिक्कत होगी। सबको समझ में आ गया ना? उसके बाद क्या है? ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस दे वर डिफरेंट। उस समय जो वैदिक पीरियड की ट्रेडिशंस थी उनसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन किस तरह से अलग थी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन फैक्टर्स बताएंगे, देन फीचर्स बताएंगे कि भाई कौन से फीचर्स किस तरह से उनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और सबसे एंड में आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने क्रैश कोर्स लिया था तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको जैनिज्म बुद्धिज्म एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से आंसर कर सकते हैं। फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जैनिज्म बुद्धिज्म 6th सेंचुरी BC में इसका राइज होता है। पर्पस क्या था, क्या कारण था? क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था उससे सभी लोग परेशान थे और उनको एक अलग रिलीजन चाहिए था, और वो अलग रिलीजन मिलता है जैनिज्म बुद्धिज्म। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धिज्म के बारे में, तो उसी के बारे में आपको बात करनी होगी। ठीक है, तो यही आप लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में कि जो 6th सेंचुरी BC थी, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। और वो मूवमेंट क्यों था? क्योंकि एंटी ब्राह्मणिज्म लोग हो रहे थे। उनके जो रिचुअल्स थे, जो सेरेमोनीज थी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, तो लोग उनसे परेशान थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व काफ़ी ऊंचा था, कास्ट सिस्टम था, इनइक्वलिटी थी, तो ये इन सब लोगों से, इन सब चीज़ों से लोग परेशान थे। तो ये आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अब बात आती है कि भाई क्या कॉजेक्टिव फैक्टर्स है। तो देखिए, इनको ना आप प्रॉपर हेडिंग में डिवाइड करो, क्योंकि ये फैक्टर्स तो आपको पता होंगे, लेकिन कितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है
उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, सोशल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में मैंने चीज़ों को डिवाइड किया है, तो वैसा ही आपको भी करना चाहिए। तो देखिए फैक्टर्स एकदम सिंपल से थे। सबसे पहला सोशल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। देखो ये जो टाइम था ना 6th सेंचुरी BC, ये एकदम परफेक्ट टाइम था बुद्धिज्म के राइज होने का। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था उससे लोग परेशान थे, रिचुअल्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे, कॉम्प्लेक्स थे, सुपरस्टिशन अंधविश्वास काफ़ी था। तो एक ऐसा रिलीजन लोग ढूंढ रहे थे जो कि सिंपल हो, जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस हो, तो वो दिया गया था किसने? बुद्धिज्म के द्वारा लोगों को मिला। देन ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी, जो ब्राह्मणिज्म था उसमें ब्राह्मण लोग सबसे ऊपर थे, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्रा। ठीक है, तो ये हायरार्की का ऑर्डर था। तो ब्राह्मण जो है वो सबसे सुप्रीम थे, तो उनकी जो अथॉरिटी थी वो सबसे सुप्रीम थी और लोग इसको तोड़ना चाहते थे। सपोर्ट ऑफ वैश्य कम्युनिटी, देखिए वैश्य नंबर 3 पे आते थे, पूरा काम धाम इनको करना है, टैक्स वगैरह इनको पे करना है, लेकिन स्टेटस किसका ऊंचा है? क्षत्रियों का, इन ब्राह्मणों का। तो जो वैश्य कम्युनिटी थी वो एक ऐसा रिलीजन ढूंढ रही थी जहां पे उनका जो स्टेटस है वो ऊपर हो जाए, इसलिए इन्होंने काफी सपोर्ट किया बुद्धिज्म को। तो ये यहां पे आएगा, काफी सारे डोनेशंस वगैरह दिए थे। देन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग राइवल्स, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बुद्धिज्म तो था ही सही, उसके साथ साथ देखिए जहां तक जैनिज्म की बात है तो काफी टफ था, एक्सट्रीम चीजें उसमें काफी ज्यादा थी, तो लोग उसको इतने बड़े लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जहां तक ब्राह्मणिज्म की बात है तो उसमें रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो बुद्धिज्म के सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग राइवल नहीं था, और नहीं था तो लोग इसको ज्यादा अपना रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोशल फैक्टर्स। देन आता है रिलीजियस अनरेस्ट। तो देखिए ये सब पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि उस समय ब्राह्मणिज्म में काफी सारे इश्यूज थे। जब शुरुआत हुई थी तब लोगों की जो रिलीजियस लाइफ थी वो काफ़ी सिंपल थी, इतने सारे सेक्रीफाइजेज रिचुअल्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन विद टाइम इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। जो लेटर वैदिक पीरियड होता है उसमें रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, सेरेमोनीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, काफ़ी आपको गिफ्ट वगैरह देने होंगे जो ब्राह्मण से उनको, ठीक है, जो एनिमल है उनका सेक्रीफाइस किया जाता था। तो ये जो एक रिलीजियस अनरेस्ट जो था वो वहाँ पे फैला हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए जो इकोनॉमी थी उसमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो आयरन प्लाउशेयर, जो हल होता है ना आयरन प्लाउशेयर, अब वो पिक्चर में आ गया था, लोग इसको यूज़ कर रहे थे। अब इसको यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको बुलक चाहिए, बैल आपको चाहिए, बट बैल आपको कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि सेक्रीफाइस इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकना होगा। तो आपको एक ऐसा रिलीजन ढूंढना होगा जो एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट करता है, जो अहिंसा की बात करता है, जो नॉन वायलेंस की बात करता है, और इसीलिए जैनिज्म बुद्धिज्म काफ़ी आगे बढ़ते हैं। देन देखिए हमने बात की थी वेश्यास थी, तो उनके पास पैसा काफ़ी था। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ट्रेड काफ़ी बढ़ रही थी, तो उनके पास पैसा था, लेकिन स्टेटस उनका काफ़ी कम था। ठीक है, तो इसलिए वो एक नया रिलीजन ढूंढ रहे थे। देन रॉयल पैट्रोनेज, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप बात करिए अशोका की, आप बात करिए कनिष्क की, हर्षवर्धना की, तो इन सब ने रॉयल पैट्रोनेज दिया था बुद्धिज्म को, और इसीलिए बुद्धिज्म जो है काफ़ी उसका राइज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बतानी होगी। अब बात आती है कि उस समय की जो वैदिक ट्रेडिशंस थी वो किस तरह से डिफरेंट थी बुद्धिज्म से। ठीक है, तो आपको डिफरेंस बताना होगा। तो देखिए जो ब्राह्मणिज्म था उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, उनको रिजोल्व किया गया था बुद्धिज्म में किस तरह से, कि भाई ये किसी भी तरह से गॉड या फिर सोल को नहीं मानता था कि भाई ये एग्जिस्ट भी करती हैं क्या। तो उस समय के दौर के लिए एक पूरा टोटल रिवॉल्यूशन था, क्योंकि उस समय की सोसाइटी के लिए ऐसा मानना काफ़ी 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 मुश्किल था, बट बुद्धिज्म इसको प्रमोट कर रहा था। कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम पे अटैक किया, जबकि जो ये वैदिक जो सोसाइटी थी उसमें ऐसा नहीं होता था। देन वुमेन को भी एंट्री दी संघा में, मतलब वुमेन को मैन के बराबर रखा गया। शुरुआत में वहां पे था लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो रहा था। नॉन वायलेंस को प्रीच किया, मैंने बताया आपको, जबकि जो वैदिक सोसाइटी है वो बात करती है सेक्रीफाइसेस की। ठीक है, देन सिंपल लैंग्वेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैदिक ट्रेडिशन थी उसमें संस्कृत का ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये लोग पाली का यूज करते थे, पाली, और पाली कॉमन मास की लैंग्वेज की। ठीक है, देन लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, देखो कोई भी एंटर कर सकता है, किसी भी कास्ट
या किसी भी क्लास का डोमिनेशन नहीं होगा। जबकि जो वैदिक ट्रेडिशन थी उसमें क्या था, उसमें जो ब्राह्मण थे उनका उनका डोमिनेशन था, उनका वर्चस्व था। ठीक है, तो ये वो फीचर्स हैं बुद्धिज्म के जो डिफरेंट थे वैदिक ट्रेडिशन से। ठीक है, देखिए 15 मार्कर है तो उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा तो आप 6 पॉइंट वहां पे लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा आंसर होता है, बट उससे आपको घबराना नहीं है। अब बात आती है कंक्लूजन की, भाई किस तरह से कंक्लूड करें। तो देखिए बुद्धिज्म का हम देखते हैं कि हर डायमेंशन में बुद्धिज्म ने अपना जो एक इफेक्ट था, इम्पैक्ट था, वो छोड़ा था। भले ही वो कल्चर हो, आर्किटेक्चर हो, फिलोसॉफी हो, वे ऑफ लिविंग हो। तो इसी से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि बुद्धिज्म अरोज टू सूट द नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी, पैट्रोनाइज्ड बाय एन इमर्जिंग क्लास एंड लेफ्ट एन मार्क ऑन इंडियाज कल्चर, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी। ठीक है, इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये भी एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स हैं। ठीक है, और ये बिलोंग करता है ज्योग्राफी से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंडिया रिक्वायर्स अ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, एनालाइज द स्टेटमेंट कंसिडरिंग द निगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि इंडिया को सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में हरित क्रांति की जरूरत है। ठीक है, एंड एनालाइज दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है कंसिडरिंग द निगेटिव इंपैक्ट। देखिए जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें कुछ निगेटिव चीजें या ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिले थे। अब बात आती है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो अगर उसको हम करेंगे तो वो जो निगेटिव ड्रॉबैक्स हमने देखे उनको हमको दूर करना होगा या उनका कोई सोल्यूशन हमको निकालना होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। अगर आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आपको आ जाएगी कि इंडिया रिक्वायर्स अ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन थी उस समय हमारे पास प्रोडक्शन काफ़ी कम था, और आज भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, लैंड यूज चेंज हो रहा है, तो जो एरिया है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से फिर से हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद जो लिमिटेशंस थी फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की उसको आपको बताना होगा, और जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो क्या होगी, उसमें क्या चेंजेस आपको लाने होंगे ताकि जो निगेटिव जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपको न देखने को मिले, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स होंगे जो आपको यहाँ पे एड्रेस करने होंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आपसे वहां पे पूरा समरी लिखने को कही जा सकती है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन करो। अगर इंडिया की बात करें तो इसमें बेसिकली MS स्वामीनाथन जो है उनका काफ़ी अहम रोल था। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, इसमें कुछ चीज़ों पे फोकस किया गया था, जैसे कि एक तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि एक साल में एक ही क्रॉप हम लोग उगाते थे, बट इसमें कहा गया कि आप 2 क्रॉप्स का पैटर्न रखो। भाई 1 क्रॉप का मतलब क्या था, क्योंकि मानसून एक बार ही आता है तो सब लोग मानसून पर डिपेंडेंट थे तो एक ही क्रॉप आएगी, बट इन्होंने कहा कि नहीं 2, और 2 के लिए क्या करना होगा, आपको इरिगेशन देना होगा, डैम्स बनाने होंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके अलावा देखिए ट्रैक्टर्स हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, ये जो केमिकल्स हैं इन पे भी काफ़ी फोकस था। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्पस क्या था कि जो हमारा प्रोडक्शन है, पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, तो उस चीज़ को हमको चेंज करना था, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना था। इसलिए ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी ये लाई गई थी। और अब आता है बात कि इसको आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे। तो देखिए इसका पीरियड बता दो, इसका ऑब्जेक्टिव बता दो, तो इससे आप काफ़ी अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 1967-68 से लेके 77-78 ये इसका पीरियड था। पर्पस क्या था, पर्पस था कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वो आपको बढ़ाना था, और इसमें
हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थी उनका यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है ये आपके इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसकी क्या लिमिटेशंस थी। देखिए मैंने आपको बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखो लिमिटेड एरिया में इसका कवरेज था, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया। साउथ में देखें तो वहाँ पे तमिलनाडु था, आंध्रा था, तो वहाँ पे इसको टच किया गया था। देखा जाए तो जो टोटल क्रॉप एरिया था उसका 40% एरिया पे इसका कवरेज था। जहाँ तक क्रॉप्स की बात है तो वो भी लिमिटेड कवरेज था। देखिए वीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार, बाजरा और मेज, बेसिकली इन पे फोकस था। तो जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे कि शुगर केन हो गया, जूट हो गया, इनको छोड़ दिया, टी को छोड़ दिया। इसके अलावा देखिए जैसे पल्सेज हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, इनको छोड़ दिया। तो ये इशू था, लिमिटेड कवरेज, ये मैंने आपको बता दिया। देन इंटर रीजनल डिस्पैरिटी, एरियाज काफ़ी लिमिटेड थे, वो एरिया चुने गए जहाँ पे फैसिलिटीज पहले से बेटर थी। ठीक है, तो इंटर रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिली। और जो रिच फार्मर्स थे बेसिकली वो इनको ज़्यादा यूज़ कर पाए, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको पैसा चाहिए होगा, आपको केमिकल्स यूज़ करने। ठीक है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ गया था, ट्रैक्टर्स का यूज हो रहा था। तो ये सब लिमिटेशंस थी। ठीक है, इसके बाद देखिए एनवायरनमेंट पे बहुत ही इंपैक्ट हमें देखने को मिला, क्योंकि इतने केमिकल्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इससे पोल्यूशन होगा, सॉइल सैलिनिटी आपकी बढ़ेगी। जो क्रॉप्स यूज की जा रही है वो वाटर इंटेंसिव थी। देखिए पंजाब में आप राइस कल्टीवेट कर रहे हो, जबकि ये तो बंगाल तरफ होना चाहिए क्योंकि वहां पे पानी काफी ज्यादा है। बट यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता गया, सॉइल सेलिनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, वाटर लॉगिंग आपको देखने को मिल रही है। और क्योंकि अब एक ही क्रॉप का साइकिल बार बार चलता है, मतलब ईयर में 2 क्रॉप है, वही साइकिल आपका बार बार चल रहा है, तो इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हमें निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिली थी। सॉइल इरोजन हो गया एंड हेल्थ हैजार्ड्स, देखिए कैंसर वगैरह काफी देखने को मिलता है। आप एक बार सर्च करना, बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है ना। इसको सर्च करना कि इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, आप लिख सकते हो मेंस में। ठीक है, कैंसर ट्रेन इसको बोलते हैं, बठिंडा से बीकानेर। ठीक है, तो ये इसके निगेटिव ड्रॉबैक थे। अब बात आती है कि सेकंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होगी, डेफिनेटली हमको उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या कारण है, बट वो एकदम डिफरेंट होगी ग्रीन रिवॉल्यूशन से। वो क्यों, वो ऑलरेडी हमने बता दिया कि उसमें काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिली थी। इसमें हम फोकस करेंगे आईसीटी पे, ताकि अवेयरनेस आप बढ़ा सको। ठीक है, जो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है आप उसका यूज कर सको। बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, इसमें जीएम क्रॉप की आप बात कर सकते हो। क्रॉप, इसमें आप क्लाइमेट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की बात कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा। देन इम्फेसिस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, पहले किस पे था, जिनके पास पैसा था, लेकिन इसमें इम्फेसिस करना पड़ेगा स्मॉल एंड मार्जिनल पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर्स तो उन्हीं के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अलग होगी। बेसिकली इसमें जो स्मॉल फार्मर्स है उन पे आप फोकस करोगे। जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, मतलब जो कोर्स सीरियल होते हैं उन पे आपको फोकस करना होगा, रागी हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, पहले मेनली वीट एंड राइस पे ज़्यादा फोकस था, मिलेट्स की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो पर्पस क्या है कि जो प्रोडक्शन है ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसकी आप हेल्प लोगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है ये भी हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिया है। अब आता है कंक्लूजन। तो देखिए वहां पे क्या करोगे, बेसिकली हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि जो प्रोडक्शन हो वो सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो उसी से आप एंड कर सकते हो कि इस तरह के प्रोसेस होने चाहिए, इस तरह के इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे जो प्रोडक्शन है वो सस्टेनेबल हो एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे बेसिकली हम जो लर्नर्स हैं उनकी आंसर शीट डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट शीट हमारे सामने है, व्हाट इज ह्यूमैनिटीज प्लेस, ये अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया है। 6th सेंचुरी बीसी स्मॉल रिवॉल्यूशन होती है, बुद्धिज्म, सिद्धार्थ गौतम, ये पॉइंट आपके सही हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके सही हैं। देन आपने बताया है कि क्या फैक्टर्स थे। तो देखिए इनको आप
डिफरेंट सब हेडिंग में डिवाइड कर सकते हो, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे नहीं की है। बाकी पॉइंट्स आपके सारे सही हैं, पॉइंट आपके सारे सही हैं, और इवन कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आपने लिखे हैं, तो पॉइंट आपके सही हैं। बट इशू क्या है कि आपको स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा रखना होगा, आपको ना सब हेडिंग्स आपको देनी होंगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, ठीक है। तो कंटेंट में इशू नहीं है। देन आपने डिफरेंसेस बताएं, तो देखिए इसमें दोनों डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं थी, इसमें केवल बुद्धिज्म का बता देते तो काम चल जाता, ठीक है। हुआ क्या है कि ये आपका काफ़ी लेंदी आंसर हो गया है, ठीक है, काफ़ी लेंदी हो गया है, इतना टाइम नहीं मिलता है, इतना स्पेस भी नहीं मिलता है, और डेफिनेटली जो वर्ड लिमिट है वो आपने क्रॉस कर दी है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि पॉइंट रिपीट मत करो, ठीक है। जैसे आप लिखना चाह रहे हो सोल एंड गॉड, ठीक है, तो उसके लिए 3 पॉइंट मत लिखो, एक में उसको क्लियर कर दो। और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपने मिस कर दिए, नॉन वायलेंस वाला आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ना कंटेंट का इसमें मुझे कमी लगी। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपने काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया है, बट यहाँ पे मुझे इशू लग रहा है, तो इसको आपको रेक्टिफाई करना होगा। और वर्ड लिमिट आपने क्रॉस कर दी है, इसमें कोई मुझे मतलब डाउट नहीं है। देन आपने लिखा है कंक्लूजन कि ये तो डिफरेंसेस हो गए, इसके अलावा काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ भी थी, और अगर उन पे फोकस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए ये कंक्लूजन ठीक है, बट मेरे हिसाब से ना जो पॉजिटिव पॉइंट है वो नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की थीम निगेटिव ज़्यादा है, तो उसी को थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर देते, या बुद्धिज्म का जो रोल था उसको एक्सप्लेन कर देते, उसकी इंपॉर्टेंस बता देते, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो फर्स्ट पार्ट आपका ठीक था, उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा इशू है। सेकंड पार्ट में कंटेंट का मुझे इशू लगा, तो इस पे आपको वर्क करना होगा, वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। इसमें इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको कॉइन किया था विलियम एस गॉड, तो ये बात सही है। इनिशिएटेड इन इंडिया, देखो पीरियड आपको लिखना होगा ना, पीरियड बताइए कि कब स्टार्ट हुआ था। देन इसका इम्पैक्ट, देखिए इम्पैक्ट से पहले आपको एक पैराग्राफ और लिखना चाहिए था कि इसके फीचर्स क्या थे। इसका ऑब्जेक्टिव तो आपने लिख दिया, इसके फीचर्स क्या थे, क्या चीज़ इसमें की गई थी, वो आपको थोड़ा लिखना चाहिए। देन इम्पैक्ट आपने लिखा है कि एनवायरनमेंट पे पेस्ट, पेस्टिसाइड, वाटर कंजप्शन, तो देखो यहाँ पे लिखो कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, सोइल सैलिनाइजेशन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, तो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है। देन सोइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन पे आपने क्या लिखा है कि एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस वेराइटी, रिपीटेशन, मोनोकल्चर, ये पॉइंट आपके ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे आपने बताया है, ठीक है। देन आपने लिखा फार्मर्स, और पॉइंट आपका सेम है कि हेल्थ वाला, तो इनको आप मर्ज कर सकते हो दोनों को, ठीक है। तो ये एक मुझे इशू लगा। ऑन इकोनॉमी, देखो ये पॉइंट नहीं लिखना है, ये पूछा ही नहीं गया है, आपको तो बताना है कि उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, और यहीं पे आपने क्वेश्चन को एंड कर दिया है। तो देखो जो सेकंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसकी तो आपने बात की ही नहीं, इसका मतलब आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए। तो देखिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, उसके डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो, और हर पार्ट को फिर आपको एड्रेस करना होगा, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है वो आपने पूरा मिस कर दिया है, और ऐसा मत करो, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, और जो फर्स्ट पार्ट है ना इसमें भी आपने की पॉइंट्स मिस किए हैं, की पॉइंट्स आपने मिस किए हैं, और यहाँ पे इसके फीचर्स भी आपको बताने थे, टाइम पीरियड भी आपको बताना था। तो स्ट्रक्चर में मुझे इशू लग रहा है, आप डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आपको वर्क करना चाहिए, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, कंटेंट एनरिच करिए, ठीक है, और स्ट्रक्चर पे आपको स्पेशल फोकस देना होगा, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स आप रिपीट मत करो, क्योंकि इससे टाइम और स्पेस दोनों आपका खत्म होता है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ ये जो हमारा सेशन है ये यहीं पे एंड होता है, हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। देखिए इसके अलावा हम और भी आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, केवल यही हमारी आपसे डिमांड है कि जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।